वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री। तो जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ यूरोप से इंडिया आती हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था? पुर्तगाल, दूसरी कंट्री कौन थी? नीदरलैंड्स, तीसरी कौन थी? ब्रिटिश, और चौथी कौन थी? फ्रेंच। ठीक है ना, एक तो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम दूसरी को डिस्कस करेंगे। दूसरी कंट्री को जो यूरोप से इंडिया आती है तो वो कौन थी? नीदरलैंड्स। ठीक है ना, तो नीदरलैंड्स जो है वो इंडिया आती है 1602 में। ठीक है ना, और 1602 में आने के बाद ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में। जैसे पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 में इस्टेब्लिश करती है मसूलीपट्टनम में, और 1616 में जो है वो सूरत में इसकी और एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है। इन कंट्रीज़ का इंडिया आने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें। इंडिया इसके अलावा जो भी ईस्ट में कंट्रीज़ थीं उनके साथ ट्रेड करना। ठीक है, तो ट्रेड किन चीज़ों का? जैसे हमने पीछे भी पढ़ा लेक्चर्स में, किन का? स्पाइसेस का, है ना, स्पाइसेस का या फिर रॉ मटेरियल्स का। ओके, तो हमें पता है कि जो पहली कंट्री यूरोप से इंडिया आती है, ठीक है ना, यूरोप से ईस्ट की तरफ आती है, ओके, वो कौन थी? पुर्तगाल। तो सीधी सी बात है कि जितना भी ट्रेड था स्पाइसेस का, रॉ मटेरियल्स का, वो एक ही कंट्री संभालती होगी। तो कौन थी? पुर्तगाल। नीदरलैंड्स के आने से पहले या ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो जो पुर्तगाल था वो इंडिया में ईस्ट में जो है वो डोमिनेंट पावर बन चुका था। डोमिनेंट पावर, ओके, यानी कि जो भी ट्रेड, जो भी चीज़ें थी वो सारा पुर्तगाल अकेला संभालता था। लेकिन जब नीदरलैंड्स भी आया तो नीदरलैंड्स ने भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो नीदरलैंड्स ने आसानी से पुर्तगाल को रिप्लेस किया एज ए डोमिनेंट पावर। ठीक है ना, मतलब अभी तक एक ही पावर था, एक ही डोमिनेंट पावर था, वो था पुर्तगाल। लेकिन पुर्तगाल जो था वो अकेली कंट्री जो थी वो ईस्ट इंडिया में थी। ठीक है ना, इंडिया में मौजूद थी। लेकिन जब नीदरलैंड्स भी आया, नीदरलैंड्स ने आसानी से जो है वो रिप्लेस किया पुर्तगाल को एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है ना, तो 1602 में जो है वो कौन आता है? यानी कि नीदरलैंड्स। ठीक है ना, उसके बाद 1600, उससे पहले ही 1600 में कौन आया? ब्रिटिशर्स आते हैं। ठीक है ना, लेकिन इन्हें ट्रेड करने की इजाज़त नहीं मिलती है। 1605 में जो है वो ये नीदरलैंड्स अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन 1613 में जो है वो ब्रिटिशर्स अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है? जो ये डच थे, ठीक है ना, मतलब जो नीदरलैंड्स के लोग हैं उन्हें डच कहते हैं। ठीक है, तो इन डचेस को, इस नीदरलैंड्स को क्या करता है? ब्रिटिश डिफीट कर देता है। जैसे कि हमने पीछे क्या पढ़ा, सवाली, शायद आपने दूसरा पार्ट लेक्चर का नहीं सुना होगा, उसको सुन लेना। जैसे पुर्तगाल को हराया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, ठीक है ना, जो है वो बैटल ऑफ सवाली में, ऐसे ही डचेस को जो है वो ब्रिटिश हरा देता है बैटल ऑफ बिदारा में। ठीक है ना, बिदारा में, या बैटल ऑफ चिंसूरा, ये बंगाल में होती है बैटल। ठीक है ना, नवंबर 1759 एडी में। ओके, कौन सी बैटल? बैटल ऑफ चिंसूरा या बैटल ऑफ बिदारा। ये किसके दरमियान होती है? ये होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना जो हम आगे पढ़ेंगे, और किसके दरमियान होती है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये यूनाइटेड कहाँ से आ गया? मतलब जो नीदरलैंड्स की इंडिया में कंपनी थी उसे कहते थे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इनके दरमियान जंग होती है, और इस जंग में कौन जीतता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, ये जितना भी ट्रेड था, ये जितना भी जो टेरिटरीज थी जो अभी तक संभालते थे कौन? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सब को यानी कि वो निकाल देते हैं, जो भी नीदरलैंड्स की टेरिटरी, जो भी ट्रेड वगैरह ये संभालते थे, हरा देते हैं ब्रिटिशर्स इनको, और इनको इंडिया से निकाल देते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे हमने पुर्तगाल पढ़ा, पुर्तगाल के अंडर इंडिया की 2-3 टेरिटरीज तो थी, जैसे गोवा था, दमन दीव था, है ना। लेकिन जो बैटल ऑफ बिदारा या चिंसूरा था, ठीक है ना, ये नवंबर 1759 में हुई। ठीक है ना, इस बैटल के बाद जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने हमेशा के लिए निकाल दिया किनको? नीदरलैंड्स को। ठीक है ना, मतलब इसके बाद इन्होंने, इस बैटल के बाद
जो नाइदरलैंड्स थे इनके अंडर इंडिया में कोई भी ऐसी टेरिटरी नहीं थी जहाँ पे इनका कंट्रोल होता, कोई भी टेरिटरी नहीं थी, ठीक है। तो ये कहाँ गए, ये गए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वगैरह, वहाँ पे इन्होंने अपनी जो है वो टेरिटरीज यानी कि वहाँ कब्जे में की, ठीक है। तो दूसरी कंट्री को हमने अच्छे से डिस्कस किया, शायद आपको समझ आ गया होगा कि दूसरी कंट्री जो थी, जो यूरोपियन कंट्री इंडिया आई, ठीक है ना, वो थी नाइदरलैंड्स, और किस तरीके से इन्होंने फैक्ट्रीज खोली और कैसे जो है रिप्लेस किया पुर्तगाल को एज ए डोमिनेंट पावर, और कैसे यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से इस नाइदरलैंड्स को या डच यानी कि डच को कैसे हरा देते हैं ब्रिटिशर्स, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ बिदारा में, और ये कब होती है, 1759 में, ठीक है ना। याद रखना कि नाइदरलैंड्स के अंडर इंडिया की कोई भी टेरिटरी नहीं थी, ठीक है ना, जो कब होती है बैटल, नवंबर 1759 में, ठीक है ना। तो जो अब देखो, पहली कंट्री को भी हराया किसने, ब्रिटेन ने, ठीक है। दूसरी कंट्री को भी हराया किसने, ब्रिटेन ने। पहली को हराया किस बैटल में, बैटल ऑफ स्वाली में। दूसरी कंट्री को हराया किसने, बैटल ऑफ बिदारा में, ठीक है ना, याद हो गया होगा। अब जो हमारे पास तीसरी कंट्री है, ठीक है ना, वो जो तीसरी कंट्री जो यूरोप से इंडिया आई, जो तीसरा पावर यूरोप से इंडिया आया, ठीक है ना, बहाना क्या था, ट्रेड करने का। देखते हैं किस तरीके से ये पूरी इंडियन टेरिटरी को अपने कब्जे में करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जो तीसरी कंट्री ब्रिटिश इंडिया कैसे आया और किस तरीके से इसको ट्रेड करने की इजाज़त मिलती है, कैसे थोड़ा थोड़ा करके ये इंडियन टेरिटरीज को यानी कि जो है वो अपने कब्जे में करेगा, ओके। तो 1599, ओके, 1599 पहला अंग्रेज जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है ना, ये जो है ये एक एम्बेसडर की तरह आया था इंडिया के, ताकि हम देखें क्या क्या हम ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ वगैरह, ठीक है। तो 1599 जॉन मिल्टन हॉल जो है ये इंडिया आता है, और ये कैसे आता है, लैंड रूट से, ठीक है ना। अभी देखो हमने पढ़ा पीछे, द फर्स्ट यूरोपियन कौन आया इंडिया, वास्को डा गामा, ठीक है ना, लेकिन वो शिप्स के जरिए आया था, उसके साथ 170 आदमी और थे जो कैलिकट आया था वगैरह। लेकिन ये जॉन मिल्टन हॉल जो है ये लैंड रूट से आया, ये पानी के रास्ते से नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद 1600 में ध्यान रखना, क्वीन एलिजाबेथ मतलब जो तब ब्रिटेन की रानी थी, क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। तो वहाँ पे क्वीन होता है, किंग होता है वगैरह, तो तब जिसका रूल था वो थी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, जो इंडिया आने वाली थी ट्रेड करने के लिए, तो ये इजाज़त लेती है किससे, क्वीन से। क्वीन कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है ना। तो बोलते कि क्या हम जाएं ट्रेड करने के लिए वहाँ, पुर्तगाल भी वहाँ से फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना, डच भी फ़ायदा उठा रहा है, हम भी जाएंगे, हम भी ट्रेड करेंगे। तो ये क्वीन एलिजाबेथ जो है ये चार्टर देती है कि आप जाएं और ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, राइट्स टू कैरी ऑन ट्रेड विद ऑल कंट्रीज़, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि ईस्ट में सिर्फ इंडिया नहीं आता है, बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है ना, विद ऑल कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। तो केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड जो भी कंट्रीज आती हैं उनके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ये कौन इजाज़त देता है, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है ना। आप देखो यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि केप ऑफ गुड होप, देखिए ये है कंटिनेंट अफ्रीका, ये है एशिया, ये है यूरोप, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। ये केप ऑफ गुड होप जो है असली में ये अफ्रीका का जो साउदर्न टिप है वहाँ पे एक जगह है, ठीक है ना, रॉकी हेडलैंड, ठीक है ना, एक कोस्ट है। तो उसके ईस्ट में, इस साइड ईस्ट आएगा, इसके ईस्ट में जो है जो जितनी भी कंट्रीज आती हैं, इन कंट्रीज के साथ क्वीन एलिजाबेथ ने किसे ट्रेड करने की इजाज़त दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ओके। तो इजाज़त मिल गई कि जाइए ट्रेड कीजिए ईस्ट के साथ, इंडिया के साथ, जो भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब जूँ ही ये इंडिया आए, ठीक है ना, जूँ ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है 1600 में, ठीक है ना, इन्हें ट्रेड करने की इजाज़त नहीं मिलती है, ध्यान रखना, मतलब आते ही इनको ट्रेड करने की इजाज़त नहीं मिली, बल्कि इनको काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, तब जाके इनको ट्रेड करने की इजाज़त मिली, ठीक है ना। अब ये इंडिया आए 1600 में, तो उसके बाद बातचीत यानी कि इनकी शुरू हो गई मुगल्स के साथ, जिनका रूल था इंडिया में।
तो लेकिन ट्रेड करने की इजाज़त नहीं मिली, ठीक है ना, क्योंकि पहले से ही इंडिया में दो कंट्रीज़ मौजूद थी, पहली कौन, पुर्तगाल, दूसरी कौन, नाइदरलैंड्स। ओके, तो 1608 में, ठीक है ना, ध्यान रखना 1608 में एक ब्रिटिशर, ठीक है ना, जो इंडिया आता है क्या करने के लिए, ताकि मैं बात करूं मुगल्स के साथ कि आप हमें इंडिया में ट्रेड करने की इजाज़त दे दो। तो नाम क्या था इसका, कैप्टन विलियम हॉकिंस। याद रखना, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो इंडिया आए बात करने के लिए, किन से, मुगल से। तो मुगल रूलर कौन था, जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर। तो जहांगीर के साथ बात करने के लिए आए, बोला जहांगीर ट्रेड करने की इजाज़त दे दो। जो है वो पुर्तगाल भी कर रहा है, यानी कि जो है वो डच भी कर रहा है, हमें भी ट्रेड करने की इजाज़त दे दो। लेकिन जहांगीर जो है, जहांगीर इन्हें ट्रेड करने की इजाज़त नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि जहांगीर को पहले ही पुर्तगाल ने बोला, यानी कि पुर्तगीज़ ने बोला था कि नहीं नहीं, इन्हें ट्रेड करने की इजाज़त नहीं देना, ये जो है ये कमीने लोग हैं, मतलब ये आपके साथ वफादारी नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ कहा पुर्तगीज ने जहांगीर को। तो जहांगीर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ट्रेड करने की इजाज़त नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है ना। तो ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस हैं, ये 3 साल जो है वो जहांगीर के दरबार में रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं, और नवंबर 1611 में इंडिया से चले जाते हैं, ठीक है ना। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है ना। तो ट्रेड करने की इजाज़त नहीं मिलती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इंडिया में एक, मतलब जो अब ये आ रहे थे इंडिया, ठीक है ना, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने, यानी कि जो है वो कोशिश कर रहे थे कि जो इंडिया के साथ हम ट्रेड करें। इंडिया में पहले से ही जो कंट्री थी पुर्तगाल यानी कि नाइदरलैंड्स, वो पहले से ट्रेड कर रहे थे। 1612 में क्या होता है कि एक और ब्रिटिशर, कैप्टन थॉमस बेस्ट, याद रखना कैप्टन थॉमस बेस्ट, ये क्या करते हैं, जैसे हमने 1612 आपको याद होगा बैटल ऑफ स्वाली, अगर आप दूसरा पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा वो देख लेना, बैटल ऑफ स्वाली। तो ये कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है ये पोर्तुगीज को डिफीट करते हैं, कहाँ, सूरत में, क्योंकि सूरत में ही तो स्वाली है, ठीक है ना। तो ये जब यानी कि जहांगीर देखता है कि यार इन्होंने तो पुर्तगीज को हरा दिया है सूरत में, ठीक है ना, यानी कि जो है वो अंग्रेज लोगों ने तो यानी कि जो है वो पुर्तगीज को हरा दिया, ठीक है ना। इस चीज से जहांगीर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, ठीक है ना, काफी ज्यादा मुतासिर होते हैं। और ये जहांगीर क्या करता है, ये अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटिशर्स को इंडिया में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त देता है, यानी कि, और अंग्रेज़ लोग जो हैं वो इंडिया में पहली फैक्ट्री कब खोलते हैं, 1613 में, और कहाँ खोलते हैं, सूरत में। ये प्रोसेस जहन में रख लेना 1612 का, ठीक है ना। तो किस तरीके से कैप्टन थॉमस बेस्ट ने हराया पुर्तगीज को सूरत में, स्वाली में, और कैसे जहांगीर इम्प्रेस हुए, और कैसे मुतासिर होने के बाद जहांगीर ने अंग्रेज़ों को यानी कि इजाज़त दे दी इंडिया में फैक्ट्री खोलने की, और किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, सूरत में, कब खोली, 1613 AD में। ओके, प्रोसेस क्लियर। उसके बाद 1615 में, अब देखिए ब्रिटिशर्स तो इंडिया के नहीं थे, यूरोपियंस तो इंडिया के नहीं थे, लेकिन इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। तो क्या होता था कि जो भी यानी कि जो यूरोपियन या कोई बाहर का अगर इंडिया के साथ ट्रेड करता तो उसे टैक्स पे करना पड़ता, ठीक है ना। टैक्स दे दो और जो भी मर्जी है ट्रेड करो। टैक्स किसको देना था, रूलर को, ठीक है ना। 1615 में और एक इंसान इंडिया आते हैं, ब्रिटिशर, ठीक है ना, इंडिया यानी कि जहांगीर के कोर्ट में ही आते हैं, जहांगीर का ही रूल है, ठीक है ना, जिसका नाम था सर थॉमस रो, ठीक है ना। ये भी आते हैं जहांगीर के दरबार में आते हैं, ठीक है ना, और जहांगीर को तरले वरले करते हैं कि यार दे दो ट्रेड करने की, अब हमें ज़्यादा यानी कि इंडिया में सिर्फ इंडिया में एक ही जगह हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना, हमें सूरत में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक्सपेंड करना है ट्रेड को, ठीक है ना। तो जहांगीर क्या करते हैं, ये यानी कि फरमान देते हैं। फरमान का क्या मतलब है, मतलब जो है वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना, कि आप जो है वो यानी कि क्या करो, यानी ये इन्हें फ्री ट्रेड करने की इजाज़त देते हैं, और इतना ज़्यादा आपको टैक्स पे नहीं करना है, आप जाइए और इंडिया के साथ ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। फरमान मतलब ऑर्डर, ओके। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1616 की अगर हम बात करें, 1616 में क्या होता है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वो कहाँ खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, दूसरी फैक्ट्री 1616 में। उसके बाद अब देखोगे आगे जो प्रोसेस आएगा, यानी कि अंग्रेज लोग जो हैं ये अपना ट्रेड बढ़ाते जाएंगे, ओके। 1613 की अगर हम बात करें, 1613 में
जो है वो ये इनको ट्रेड करने की इजाज़त मिलती है गोलकंदा किंगडम में 1613। ओके, उसके बाद 1651 में क्या होता है, बंगाल का एक गवर्नर होता है जिसका नाम था शुजाउद्दीन। ओके, बंगाल का गवर्नर क्या नाम था उसका, शुजाउद्दीन, ठीक है ना। ये इस कंपनी को, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने की इजाज़त दे देता है। कहाँ, बंगाल में ट्रेड करने की इजाज़त देता है, लेकिन तब जब आप ड्यूटी पे करोगे, ठीक है ना। ड्यूटी पे, ड्यूटी क्या होता है कि आप हमें पहले, अगर आपको बंगाल में ट्रेड करना है, ठीक है ना, आप हमें पहले इतना टैक्स दे दो जितना फिक्स, यानी कि जो है वो बंगाल का गवर्नर करेगा, उसके बाद आपको बंगाल में जहाँ जहाँ में ट्रेड करना है आपको, आप कर सकते हो। लेकिन कंपलसरी क्या है, आपने ड्यूटी पे करनी है, आपने टैक्स पे करना है पहले गवर्नर को, देन आपको क्या करना है, यानी कि आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1662 की अगर हम बात करें, 1662 में क्या होता है, 1662 में यानी कि जो बॉम्बे, जिसका आज नाम क्या है, मुंबई, है ना, तो बॉम्बे जो है, बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डाउरी गिफ्ट मिलता है, किन से, पोर्तुगीज से। वो कैसे, क्योंकि इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड की शादी होती है कैथरीन से। चार्ल्स सेकंड जो था वो इंग्लैंड का राजा था, कैथरीन जो थी वो प्रिंसेस थी, कहाँ की, पोर्तुगीज की। तो इनके दरमियान शादी होती है। जब शादी हुई तो पोर्तुगीज उठे, बॉम्बे में ये इनका थोड़ा बहुत कंट्रोल था, ठीक है ना, और ये बॉम्बे को एज ए डाउरी गिफ्ट करते हैं, किसे, यानी कि इंग्लैंड के किंग को, जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड, और यही इनकी कंपनी थी इंडिया में, और इनको यानी कि बॉम्बे मिल जाता है, ओके, एज ए डाउरी गिफ्ट दहेज में, ठीक है ना। 1691 की बात करें, 1691 में एक दूसरा रॉयल फरमान आएगा, ठीक है ना। जो 1691 में जो किंग था मुगल्स का, वो कौन था, औरंगजेब। ये भी एक ऑर्डर दे देगा, ये भी एक फरमान दे देगा। वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि आपने जो है, आप जो है बंगाल में ट्रेड कर सकते हो, बंगाल में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना, और आपने बंगाल में ट्रेड करने के लिए कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ये कौन कहेगा, औरंगजेब। कब कहेगा, 1691 में, ओके। उसके बाद 1717 की अगर हम बात करें, एक दूसरा रॉयल फरमान आएगा, जो उस वक्त का किंग होगा, क्या नाम होगा मुगल किंग का, फारूक सियार। फारूक सियार जो है ये भी एक फरमान पेश करेगा, बोलेगा कि आपको ट्रेड कंसेशंस हैं, मतलब आपको, आप इंडिया में जहाँ भी चाहे ट्रेड कर सकते हैं, आपको हमें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपको हम राइट देते हैं, क्या, किसका राइट, कि आप अपनी कॉइन्स जो है मिंट कर सकते हो, यानी कि छाप सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गलती हो गई मुगल से, ठीक है ना, कि उन्होंने कर दी गलती कि ज़्यादा राइट्स अंग्रेज़ों को दिए, और यही ज़्यादा राइट्स जो है ये क्या होंगे, यानी कि इसी तरीके से अंग्रेज़ लोग जो हैं वो इंडिया को यानी कि अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे तो हमें यही प्रोसेस पढ़ना है। अब हम जो चौथी कंट्री, जो लास्ट वाली कंट्री इंडिया आती है, फ्रांस, उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में यानी कि जो है वो कमेंट लिख कर सकते हो कि यहाँ पे समझ नहीं आया या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके।